सिंह और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर 1 जो कि है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है एवरी विलेज, ये आपको थोड़ा सा एक केस है उसको आपको प्रेजेंट करना है एक फॉर्मेट के रूप में, एक सर्वे है। जैसे कि कह रहा है एवरी विलेज इन इंडिया survived once in 10 years during the census and some of details are presented in the following format. Fill up following based on information on पालमपुर। तो पालमपुर गांव का जो वहाँ पर जो भी स्टोरी में हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं कि पढ़ के देख के उसमें के हम लोग देख के लिखेंगे कि कितने इरीगेटेड है, कल्टिवेटेड लैंड, एजुकेशनल लोग कितने, मेडिकल कितनी है, मार्केट क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है कि नहीं, कम्युनिकेशन है कि नहीं, नियरेस्ट टाउन्स है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को लिखेंगे। तो इसमें हम लोग यहाँ से देखिए इस तरह से लिख सकते हैं कुछ कि जो हेक्टेयर है और जो लैंड है वो कितना है 26 हेक्टेयर्स है। ठीक है। एजुकेशनल में क्या है 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल्स हैं। ठीक है। मेडिकल में क्या है 1 प्राइमरी स्कूल है और 1 प्राइमरी है हेल्थ सेंटर और 1 क्या है डिस्पेंसरी है, यानी जहाँ पे नॉर्मल चीज़ों की ट्रीटमेंट भी की जाती है। उसके बाद है मार्केट के रूप में रायगंज है, शाहपुर है। इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई की बात करें तो मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फायर फील्ड्स एंड यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, यानी इलेक्ट्रिसिटी की भी तो अच्छी सुविधा थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका लिखना है इसमें सर्वे करके कम्युनिकेशन क्या है। तो यहाँ भाई कम्युनिकेशन भी तो हम लोगों ने देखा था कि वेल कनेक्टेड नाइबरिंग है, अच्छे रोड है वहाँ पे, है ना, और 3 किलोमीटर दूर एक टाउन है और रायगंज के। और सबसे बड़ी बात ऑल वेदर रोड कनेक्ट करते हैं, मतलब सभी मौसम के लिए उपयुक्त रोड है वहाँ पे, है ना। ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं सर्वे के रूप में। नियरेस्ट टाउन कौन सा है तो शाहपुर है, तो हम लोग पढ़े थे। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर्स मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री। इसमें ये आपको आंसर लिखना है कि भाई जो मॉडर्न फार्मिंग होती है ना वो उसका जो मेथड है, ठीक है, मेथड वो क्या उसको चाहिए होता है, रिक्वायर उसको अधिक से अधिक इनपुट की, जिसके कारण से मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री जो कि इंडस्ट्रियां बन रही हैं उसके बनने के पीछे क्या मॉडर्न फार्मिंग का हाथ है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, मतलब मॉडर्न फार्मिंग करेंगे तो इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट होगा, क्या ये बात से आप सहमत हैं। इस पे ही आपको अपने आंसर देने हैं। तो देखिए चलिए पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है और जो मॉडर्न फार्मिंग है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, फिर लास्ट में उसका सिनाप्सिस लिख देंगे, आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, पहले देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स इन्वॉल्व यूज ऑफ रिलेटिवली लो yielding सीड्स विच रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर इरिगेशन। फार्मर्स फॉलोइंग द ट्रेडिशनल मेथड यूज काउ dung and other natural manure as fertilizers. All these elements are rapidly available with the farmers. This makes them less dependent on industrial output. तो अभी हम लोगों ने यही लिखा कि जो ट्रेडिशनली फार्मिंग का मेथड है वो कम उपज वाली बीजों का प्रयोग करता है उस प्रकार की खेती में, है ना, और जो कि उसको कम पानी की भी आवश्यकता होती है, उस तरह के बीजों के लिए लेस वाटर फॉर इरिगेशन। और जो फार्मर्स फॉलो करते हैं भाई ट्रेडिशनल वाले मेथड को, तो वो क्या यूज करते हैं खाद के रूप में, काऊ डंग यूज करते हैं, है ना, गोबर की खाद यूज करते हैं, और साथ ही साथ और भी नेचुरल मैन्योर के फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो ये सब क्या होता है ना, ये सब यूज करेंगे तो आपको सीधे से पता है कि ऑल दीज एलिमेंट्स आर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर्स, जो कि उनके साथ ही होता है भाई। खाद के लिए उनको कहीं खरीदने नहीं जाना है, गाय पशु सभी लोग पाले रहते हैं तो उनके पास उनका खाद भी है, सब कुछ है, मतलब वो दिस मेक्स देम लेस डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो वो अपने स्वयं पे निर्भर है, डिपेंडेंट है, ठीक है, वो किसी और पे निर्भर नहीं है कि इंडस्ट्री वाले खाद बनाएंगे या कुछ ऐसा कुछ करेंगे तो हम आगे कोई खेती कर पाएंगे। तो ये होगा ट्रेडिशनल फार्मिंग। अब थोड़ा सा मॉडर्न फार्मिंग में भी हम लोग लिखेंगे। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स on other hand involve the use of high yielding variety seeds. These seeds require combination of chemical fertilizers and pesticides. तो देखिए मॉडर्न फार्मिंग जो होती है ना उसमें आपको जो है हाई यील्ड के जो है उसमें बीज होते हैं, ठीक है, हाई यील्डिंग यानी ज़्यादा पैदावार वाली बीज होती है। तो उसको क्या होता है कि भाई कम्बिनेशन चाहिए होता है उस तरह के बीजों को विकसित होने के लिए, किसका, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का, इसकी ज़रूरत होती है उसको डेवलप करने के लिए, उस तरह की बीजों की खेती करने के लिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लाइक ट्रैक्टर चाहिए भाई खेती करने के लिए, उस तरह मॉडर्न खेती करने के लिए, और प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, लाइक जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स होने चाहिए जिससे कि बेस्ट रिजल्ट प्राप्त हो सके मॉडर्न फार्मिंग करके।
तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। तो जितने भी इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल हैं, चाहे इरिगेशन के कोई चीज़ मशीन है ना, ट्रैक्टर है, ये सब कहाँ बनते हैं? फैक्ट्री में बनते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, ये हो गया हमारा मॉडर्न फार्मिंग के बारे में। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हेंस, इस प्रकार से इट वुड बी राइट टू से मॉडर्न फार्मिंग मेथड मेक यूज ऑफ ए ग्रेटर नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट्स एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स। यानी इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग का तरीका है वो जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर नंबर पे इंडस्ट्रियल आउटपुट्स देता है, यानी डिपेंडेंट रहते हैं किसके कंपेयर में? इन कंपेयर ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड, जो कि यही क्वेश्चन में पूछ रहे थे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन पालमपुर। पालमपुर में जो बिजली की जो फैली हुई बिजली है, यानी हर जगह जो बिजली का विस्तार है, उससे लोगों को किस तरह से मतलब हेल्प मिल रही है पालमपुर में? तो इसका सीधा सा आंसर है कि उनको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं भाई, वो मॉडर्न फार्मिंग की सभी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं ना। इसमें लिखेंगे हम लोग द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर ट्रांसफॉर्म द सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन इन द विलेज। सिंचाई की पूरी रूपरेखा ही बदल डाली है इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण। पर्शियन व्हील्स गिव वे टू इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल। तो जो पर्शियन व्हील्स है, देखिए पर्शियन व्हील्स क्या होता था ना कि पहले कुएं में से पानी निकालने लोग जाते थे आस पड़ोस से, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे ये कुआं हो गया, ठीक है। अब इसी जगह पर ऐसे ऐसे दो डंडे लगे होते थे, ठीक है। इसी के ऊपर एक ऐसे डंडा होता था, इसी में एक पहिया लगा होता था व्हील टाइप का, और इसी पर रस्सी लटका दी जाती थी बाल्टी वाली बांध के, ठीक है। और पानी, और फिर इस ऐसे रस्सी से ऐसे खींचते थे तो ये गोल गोल घूमता था, ठीक है। ये तरीके करने से पानी आसानी से आ जाता था और ज़्यादा फोर्स भी काम करना नहीं पड़ता था, तो इस तरह से आराम होता था। तो उस तरह से पानी निकालने का जो तरीका था ट्रेडिशनली ना, वो इलेक्ट्रिसिटी आने से विलेज पालमपुर में जो है अच्छी हो गई, ये चेंज हो गई है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसकी वजह से क्या हुआ है कि विच रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ द फार्मर्स अपॉन रेनफॉल। और साथ ही साथ ये मॉडर्न फार्मिंग इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, बरसात के पानी के इंतज़ार जो किसान करते थे उससे भी इसको मुक्त कर दिया है। भाई अब बारिश हो या ना हो, हम इलेक्ट्रिसिटी से ज़मीन में से पानी लेके अपना बोरिंग ट्यूबवेल यूज करके सिंचाई कर सकते हैं, है ना। इसलिए यहाँ से ये क्या होते हैं कि रेनफॉल पे डिपेंडेंस होना बंद हो गया। एंड इनेबल्ड लार्जर एरियाज ऑफ लैंड टू बी इरीगेटेड। और बड़े से बड़े खेत की ज़मीन ना, जो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, वो अभी बड़े आसानी से अब सिंचित होने लगे हैं। बाय मिड 1917, अब लगभग 1970 के दशक में बीच में, द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरीगेटेड। लगभग जितना भी खेती का जो हिस्सा था उसका केवल 200 हेक्टेयर ही क्या है सिंचाई हो पाया। This improvement in irrigation allowed farmers to grow 3 different crops in a year, thereby ensuring that the cultivable land was being used for producing the maximum possible output. तो देखिए इस तरह से अधिक सिंचाई होने लगी, है ना। तो अधिक से अधिक सिंचाई होने के कारण लोग साल भर में ही 3 डिफरेंट टाइप्स क्रॉप्स, 3 अलग अलग प्रकार की, भाई पानी की जब जिसके पास सुविधा होती है ना, वो 12 महीने अलग अलग प्रकार की खेती कर सकता है, ठीक है। तो कम से कम 3 प्रकार के अनाज को उगाने का, एक साल में मल्टीपल क्रॉपिंग करने का जो है सिस्टम, ये मॉडर्न फार्मिंग देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अधिक से अधिक क्या हुआ, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट जितना हो सकता था हम लोग बना के प्रोड्यूस कर लेते हैं, और इससे हमारा बेनिफिट रहता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से विलेज पालमपुर में हेल्प कर रही थी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन वाई। क्या यह ज़रूरी है कि जो एरिया है इरिगेशन का उसको इंक्रीज किया जाए? क्या यह ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? तो चलिए ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, मानसून्स आर बाई दियर वेरी नेचर इरेटिक एंड वेरिएबल। देखिए जो मानसून्स है वो अपने प्राकृतिक नेचर के कारण जो है ना इरेटिक हैं। इरेटिक मतलब अनिश्चित हैं, वेरिएबल मीन्स अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। तो सो फार्मिंग कैन नॉट इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन रेंस। तो इस तरह से भाई जो है जो खेती है ना, फार्मिंग है, वो पूरी तरह से यदि हम देखें तो रेंस पर ही निर्भर रहती है, और इस तरह से निर्भर नहीं रह सकती, नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो ए लार्ज पोर्शन ऑफ ए कल्टिवेबल लैंड इन इंडिया इज़ नॉट वेल इरीगेटेड एंड
इज़ डिपेंडेंट इंटायरली अपॉन रेन्स, और हमारे भारत देश का जो खेती का हिस्सा है उसका जो लार्ज पोर्शन है, मैक्सिमम हिस्सा जो है ना वो कल्टिवेबल लैंड है, लेकिन वहाँ पर वेल इरीगेटेड एंड डिपेंडेंट इंटायरली अपॉन रेन्स, और पानी पर ही वहाँ की ज़मीन निर्भर रहती है सिंचाई सिंचित करने के लिए, नहीं तो और कोई साधन नहीं है। इतने सारे जगह हैं अभी पूरे कल्टिवेटेड लैंड में इंडिया के। तो इससे क्या होता है कि एज ए रिजल्ट व्हेन रेन्स आर लेट और इनएडुकेट फार्मर्स इनक्योर मच लॉस। तो इस तरह से देखिए, जब अनिश्चित रैन होती है, मतलब कभी बारिश हुई कभी नहीं हुई, और इनएडुकेट मतलब अलग अलग प्रकार के या कम बारिश होना, इस तरह से जो बारिश है ना ये फार्मर्स को इनक्योर कर देती है मच लॉस, बहुत ज़्यादा नुकसान होने के लिए। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हर बार फसलें सूख जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, है ना। तो इस तरह से द लॉस इज़ द मोर एक्यूटली एक्सपीरियंसड बाय द स्मॉल फार्मर्स, और जो छोटे किसान हैं ना केवल उनका ही इसमें लॉस होता है, ठीक है, उनके पास सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। तो इस तरह से होता है। फिर फेल्योर ऑफ रेन मीन्स फेल्योर ऑफ क्रॉप्स, यदि बारिश नहीं हुई, फेल्योर मीन्स नहीं होना, अगर बारिश नहीं होती है तो फिर जो वो क्रॉप्स है ना वो भी फेल्योर हो जाएगा। एंड टोटल वेस्ट ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, जितने भी स्रोतों का प्रयोग किया गया था, जितने भी प्रकार के प्रयास किए गए थे, एफर्ट, सब कुछ क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। बोथ फॉर द इंडिविजुअल फार्मर्स एंड फॉर द इकोनॉमी, और यह घाटा किसको होता है, दोनों लोगों को होता है, किसान को भी होता है और हमारे देश की इकोनॉमी को भी होता है। टू अवॉइड सच सिचुएशन, तो इस तरह की सिचुएशन ना बने, इसको इग्नोर करने के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो इस तरह से जो है इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ द कंट्री टू बी ब्रॉट अंडर द प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, यानी कि पूरे भारत के जो लैंड एरिया है, कल्टिवेटेड लैंड एरिया है, उसको एक प्रॉपर तरीके से सिंचाई की सुविधाओं को देने के लिए ध्यान में लाना पड़ेगा। ए वेल इरीगेटेड लैंड प्रोड्यूसर्स ग्रेटर आउटपुट, देखिए जो अच्छे से सिंचित वाली ज़मीन है जहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं हैं ना वो प्रोड्यूस करती हैं ग्रेटर आउटपुट ज़्यादा देती हैं। द कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन प्रोवाइड्स ए सेंस ऑफ स्टेबिलिटी टू द फार्मर एंड आल्सो इनकरेज हिम टू प्रैक्टिस नीवर फार्मिंग मेथड्स एंड पैटर्न्स टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्रॉम हिज लैंड, और साथ ही साथ यह जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना यह उनको अधिक उपज ही नहीं देती, बल्कि उनके और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करती है, और उनके जो लैंड है उस पर वो अधिक से अधिक फसलों को उगा सकते हैं, इसके लिए भी बढ़ावा देती है। 5th नंबर का क्वेश्चन है आपका, शायद लास्ट है, नहीं अभी 6 भी है, 9 तक क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा है। कंस्ट्रक्ट ए टेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर गांव में जो 450 परिवार है उनके पास जो लैंड है ना उसका पूरा इसमें परसेंटेज बना के आपको लिखना है, किसके पास कितनी ज़मीन है, कितने लोगों के पास नहीं है, तो क्या परसेंटेज हुआ, ये बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वाई आर द वेज फॉर द फार्म लेबर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेज, तो देखिए ये कह रहा है कि जो विलेज पालमपुर है ना वहाँ पे जो लेबर है ना उनको जो है लेस क्यों तनख्वाह दी जाए, मतलब बहुत कम तनख्वाह क्यों मिलती है, जितना मिनिमम वेज मिलना चाहिए उससे भी लेस क्यों मिलती है, ऐसा क्यों है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से रीड किया था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई जहाँ पे वर्कर ज़्यादा हो, काम कम हो, तो फिर फार्मर्स के जो रेट है, जो उनके वेज हैं वो तो कम मिलेंगे, या मनमौजी काम कराएंगे भाई, जिसकी व्यवस्था हो, पैसे चाहिए वो कम, वो जाके अपना काम करेगा, है ना। तो यही कारण था। तो इसमें किस तरह से हम लोग बना के लिखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं इसको। थ्रू द मिनिमम वेज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने जितना मिनिमम वेज फिक्स किया है एक लेबर का वो 60 पर डे होता है, 60 रुपये पर डे है, ठीक है। फॉर्म लेबर इन पालमपुर गेट पेड मच लेस अबाउट 35 to 40 रुपीज़ ए डे, और पालमपुर में जो लोग हैं ना लेबर वो 35 रुपये से 40 रुपये के बीच में पाते हैं। तो द रीज़न फॉर दिस इज़ द कंपटीशन फॉर वर्क एमंग द एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन द विलेज, ऐसा इसलिए क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और काम बहुत कम है और लोग क्या हैं, ज़्यादा है। तो कंपटीशन हो गया भाई, कौन काम करेगा, देखो किसको काम मिला है ना, कंपटीशन हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे कमी वेज उनको मिल पाता है, यही कारण इसमें लिखना है हम लोग को। थोड़ा सा और लिख सकते हैं इसमें हम लोग, नोनली दैट सप्लाई इज मच मोर देन ही द डिमांड, दे डिमसेल्फ, मतलब जितने की डिमांड नहीं है उससे ज़्यादा कहीं लेबर है ना। दे देमसेल्फ एग्री टू वर्क फॉर वेज एंड द लोअर मिनिमम वेज, और इसलिए उनके पास व्यवस्था हो जाती है कि अपने आप ही कहते हैं भाई चलो मैं तैयार हूँ इतने में ही काम करने के लिए, क्योंकि कोई तो काम मिले, है ना, इतने लोग हैं।
The large farmers to exploit this condition to excess supply and force laborers to work for low wages। और जो फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स हैं ना, वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब कि उनको मजबूर करते हैं, विवश करते हैं, और इस तरह की स्थितियाँ होती हैं ना कि बेचारे वो लोग जो हैं फोर्सफुली होकर काम को कम तनख्वाह में करना ही उनको पड़ता है। The use of modern agriculture implements like tractor, threshers and harvesters also reduce the amount of agricultural labor required। अब देखिए जो ट्रैक्टर आ गए हैं ना, जो थ्रेसर आ गए हैं, ये एक आदमी ऊपर बैठ के चलाता हुआ ऐसे अपना खेत में हिलते हुए पूरा वो क्या है, एक मशीन से ही पूरी कटाई कर देता है ना, थ्रेसरिंग कर देता है। अब अगर कोई उसको लेबर काटता तो 10 20 50 लेबर लगते हैं ना, 10 20 50 लेबर लगते तो उनको कुछ सैलरी बनती, उनकी कुछ जीविका चलती है ना। लेकिन ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है ना, ये जो है ना सब उनके स्थान को ले लिया है और लेबरों की बहुत ज़रूरत कम हो गई है। तो इस तरह से दिस फर्दर इंक्रीजेस द कंपटीशन अमंग द लेबरर्स लुकिंग फॉर जॉब्स। तो इस तरह से लोग जॉब देखने लगते हैं कि भाई इतना कंपटीशन हो गया, काम इतना कम है और लोग इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं। ये आराम से हम लोग इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये एक सर्वे करना है आपको, जो इसको खुद से ही करना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। लेकिन देखिए क्या कह रहा है इसमें कि इन योर रीजन, आपके क्षेत्र में टॉक टू लेबरर्स, 2 लेबर से आप बात कीजिए, एंड चूज आइदर फ्रॉम लेबरर्स और लेबरर्स वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट, और अदर किसी लेबर से या फिर किसी और फॉर्म के लेबर से या फिर कोई काम कर रहे कंस्ट्रक्शन साइट के लेबर से बात कीजिए, अलग अलग 2 लोगों को लेके, कि व्हाट वेज डू यू दे गेट, वो मतलब क्या तनख्वाह पाते हैं। आर दे पेड इन कैश और काइंड, क्या वो कैश उनको मिलता है या फिर उनकी दया दृष्टि पे छोड़ दिया जाता है कि भाई ले जा तुम मेरे यहाँ से इतना खाओ यार, पैसा क्या करोगे, है ना। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, काम धाम कराते हैं और पैसे नहीं देते हैं, बस हाँ चलो तुम्हारे जब भी ज़रूरत पड़ता है उसको ले जाता है, अपना खा पी के उसका परिवार चल रहा होता है। तो क्या उसको कैश मिल रहा है या फिर उसके वो दया दिखा के, दया दृष्टि पे जी रहा है, ऐसा आपको पता करना है एक सर्वे के द्वारा। तो डू दे गेट वर्क रेगुलरली, आर दे इन डेब्ट, तो आपको ये भी पता करना है कि क्या उनको काम प्रतिदिन मिल जाता है, यानी वो काम प्रतिदिन करते हैं, और क्या उनके ऊपर कर्ज नहीं है। डेब्ट मिस होता है कर्ज, क्या उनके पास कर्ज नहीं है। तो ये आपको सर्वे करना है। आप अपने आसपास के लेबर से पकड़िएगा उसको, उसके बाद उससे पूछिएगा ये सब, ठीक है। या फिर टूर चलेगा हम लोग का, कोई एग्रीकल्चर से संबंधित आपके जो क्लास में है, अगर उससे संबंधित कोई टूर चलेगा स्टडी से मैटर से, तो फिर हम लोग उसमें चेक करेंगे, सब सर्वे करेंगे, क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 8th क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब द वर्क फॉर फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। देखिए 1 हेक्टेयर का जिसके पास जगह है, लैंड है, उस तरह के किसान के काम को आपको डिस्क्राइब करना है कि भाई वो किस तरह के काम करता होगा, है ना। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें बातें बना के लिख सकते हैं और ये तो आप बड़े आसानी से इसको कर लेंगे। फिर भी हम लोग चलिए जल्दी से देख लेते हैं। द सिचुएशन ऑफ ए फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड इज ट्रूली प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा समस्या वाली है। 1 हेक्टेयर में बेचारा क्या करेगा, है ना, इतना हम लोग बना के लिखेंगे। सिंस द लैंड एरिया कल्टिवेटेड बाई हिम इज स्मॉल, तो इसलिए वो खुद के द्वारा ही, खुद से ही अपना पूरा कल्टिवेट कर लेगा, है ना। द आउटपुट इज जनरली लो, और जो आउटपुट होगा उसका वो बहुत कम होगा क्योंकि कम ज़मीन है। तो द प्रोड्यूस इज़ बेयरली इनफ फॉर द सर्वाइवल ऑफ हिज फैमिली, तो उसके परिवार के जीने के लिए वो उतना अपना कमा लेता होगा, उससे उपज बना लेता होगा। टू बिगेन वर्क ऑन हिज फार्म, अपने फार्म पर उसे काम को शुरुआत करने के लिए कम से कम ही नीड्स टू बाई सीड्स एंड फर्टिलाइज़र, उसको कम से कम बीज और फर्टिलाइज़र खरीदने की जो है उसको ज़रूरत होगी, भाई इसको खरीदना ही पड़ेगा उसे। तो फॉर दीज ही नीड्स सफिशिएंट कैपिटल, तो उसके लिए उसके पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए। कौन सा कैपिटल, मनी कैपिटल, है ना। हम लोग अभी इसको बहुत अच्छे से वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए फिर से, आपको दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में याद हो जाएगा। which is provided to him by the large farmers, traders and money lenders as loan। तो देखिए उनको सफिशिएंट जो है मनी कैपिटल होना चाहिए, फर्टिलाइजर्स और सीड कम से कम खरीदने के लिए, है ना। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको कौन उधार देगा, है ना, उनको कौन देता है, उनको उधार देने वाले लोग हैं बड़े फार्मर्स या फिर ट्रेडर्स या फिर मनी लैंडर्स, या फिर जो बहुत ज़्यादा पैसे ऐसे लोन पे लोगों को देते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से वो लोग पैसे लेंगे जिनके पास 1 हेक्टेयर है। तो और क्या लिख सकते हैं, द लोन कम्स विथ ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑफ्टन रिक्वायर्स हिम टू वर्क इन लैंडर्स फील्ड्स। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि लोन होता ही है और ज़्यादा रेट होता है, उसका इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम करवा लेते हैं वो लोग अपने आप को नेता समझ के। कौन, वही देखिए जो कि अपने यहाँ लैंडर्स फील्ड रखे हैं, वो बोलते हैं आके चलो मेरे यहाँ काम भी कर लो तभी लोन दूंगा। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है फिर, ठीक है। और द लोन्स कम्स विथ
ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो हम लोग देख लिए। ही वर्क्स ऑन हिज फील्ड अलॉन्ग विथ हिज फैमिली मेम्बर्स, और उसका काम है तो अकेले करने पे क्या होता है कि ज़्यादा दिन लगेगा तो ज़्यादा दिन उसके यहाँ काम करना पड़ेगा, तो पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ जाके काम करना पड़ जाता है, ठीक है, बैड इफेक्ट। फिर है आफ्टर even after all their efforts of plowing and sowing seed, the output depends upon the availability or non availability of water for irrigation। और उसके पास इतना एफर्ट करने के बाद भी, उस खेत जोतने के बाद भी, बीज बोने के बाद भी, उसका आउटपुट जो है ना वो डिपेंड्स करता है किस पे, वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए पानी ना हो तो उसका सब मेहनत ये सब व्यर्थ चला जाता है। ये समस्या होती है 1 हेक्टेयर वाले के पास। इफ़ इरिगेशन फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, यदि सिंचाई की सुविधा ना हो तो देन द आउटपुट इज मोर लेस देन डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल, तो बारिश के पानी पे जो निर्भर होते हैं किसान, उनका आउटपुट जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा लेस हो जाता है। विच इज़ अनसर्टेन एंड इरेडेटिक, तो इस तरह से ये जो है काफ़ी अच्छा नहीं है, बुरा भी है, इरेटिक करने टाइप का जैसा है। तो इवन द लो आउटपुट इज़ नॉट समथिंग ही कैन बी सर्टेन अबाउट, हेंस इन ऑर्डर टू मेक ends meet and repay his loans he and his family members have to work as farm laborers। तो इस तरह से जो है ना आउटपुट कम हो जाएगा तो वो एक्स्ट्रा कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो जितना कमाया उतना खा गया है ना, और ऊपर से लोन ले रखा था बीज और फर्टिलाइज़र के लिए, वो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, तो उसको पूरा करने के लिए अलग से किसी के यहाँ काम करने लगेगा। इसको आप लोग इतना ही लिख सकते हैं, काफ़ी है। और बाकी पॉइंट हैं सभी, आपको एक स्टोरी की बात जिसको बताया गया वीडियो में, आप लोग उसको ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा आपको, तो फिर ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही पता है कि भाई 1 हेक्टेयर अगर किसी के पास ज़मीन है तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। और आप तो एसएसटी में तो ऐसे भी बना के लिखा जाता है कि जितना स्टोरी है उसको आपने अपने हिसाब से किस तरह समझा है, ये होता है रियलिटी मार्क्स। और आपको मार्क्स भी इसी बेस पे मिलते हैं, आखिर लर्न करने के लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर आप कितना लर्न करोगे, इसलिए आप समझने का कोशिश करो। नेक्स्ट के 9 के नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए है कि हाउ डू द मीडियम लार्जर फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स। देखिए जो मीडियम प्रकार के फार्मर है ना और जो लार्ज फार्मर है, वो अपना कैपिटल कैसे जो है ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं खेती करने के लिए, और साथ ही साथ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स, और ये छोटे किसानों से किस तरह से ये डिफरेंट है। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें इतना ही हम लोग लिख सकते हैं। देखिए मीडियम एंड लार्ज फिश फार्मर्स सर्टेन ए पार्ट ऑफ प्रोड्यूस एंड सेल सरप्लस इन द मार्केट। देखिए जो मीडियम हो चाहे लार्ज हो, ये दोनों जो फार्मर्स हैं ना, इनके पास एक इतना प्रोड्यूस होता है कि ये कुछ चीज़ें सेल करते हैं, मार्केट में जाके बेच देते हो अपने अनाज को। तो दिस प्रोवाइड्स देम विद द रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर फार्मिंग, तो इस तरह से उनको जो है ना मॉडर्न फार्मिंग करने के और कैपिटल जितने भी चाहिए होते हैं फार्मिंग के लिए, उसको करने के लिए बड़े आसानी से सब कुछ ज़रूरतें जो रिक्वायर हैं पूरी हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ देम इवन यूज दीज अर्निंग्स टू प्रोवाइड लोन फॉर फार्मर्स, और बहुत ज़्यादा लोग तो जो पैसे इसको बेच के कमाते हैं उसको लोन बांटते हैं किसानों को जो गरीब किसान है 1 हेक्टेयर से भी नीचे वाले। While the charging high rates of interest on these loans, they succeeded in furthering their earnings। तो इस तरह से वो ज़्यादा चार्ज लेते हैं वो लोन पे देके ब्याज के लिए रूप में, और इससे क्या होता है ना कि वो सक्सेस हो जाते हैं अपने अर्निंग में, बहुत ज़्यादा अर्निंग करने लगते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि 10 मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव रेडी कैपिटल विद देम फॉर्म वन एग्रीकल्चर सीजन टू द नेक्स्ट। तो एक ही बार खेती करने के बाद जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास सभी प्रकार की कैपिटल जो ज़रूरत होती है फार्मिंग में, वो चीज़ों की व्यवस्था हो जाती है अगले सीजन के लिए, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन जो है ना कि स्मॉल फार्मर के लिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, स्टार कंट्रास्ट है। और ऐसा दे बिगेन एन एग्रीकल्चरल सीजन विथ नो वर्किंग कैपिटल एंड एंड सीजन ऑन मोर लेस सेम नोट। तो बिल्कुल समझ लीजिए कि वो शुरुआत भी जब उनकी होती है तो उनके पास कोई कैपिटल नहीं होता, वर्किंग कैपिटल, और साथ ही साथ एंड भी जब होता है सीजन का तो बहुत ज़्यादा उनके पास कर्ज होता है, या फिर उतना कुछ नहीं होता जितना होना चाहिए। तो टू बिगेन वर्किंग ऑन देयर फॉर्म्स दे टेक लोन्स एट हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ज़्यादा ब्याज पे वो पैसे ले लेते हैं, उनके यहाँ काम करते हैं। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ देयर फॉर्म्स देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, इसलिए उनका टोटल प्रोडक्शन जो है ना वो छोटा खेती होने के कारण बहुत कम होता है, कम प्रोडक्शन हो पाता है। तो इस वजह से देयर प्रोड्यूस इज केप्ड फॉर देयर नीड्स फॉर रिपेइंग देयर लेंडर्स। तो उनके जो उपजाए हुए अनाज होते हैं, जो उनके क्रॉप बिल्डिंग होती है, वो उसमें से अधिकतर वो अपने खाने के लिए रख लेते हैं, बाकी जो बचता है उससे जो है लेंडर्स को रीपे करने के लिए वो दे देते हैं, उनके पास अब कुछ बचता ही नहीं है। तो एज ए रिजल्ट दे हैव नो सरप्लस टू सेल इन द मार्केट एंड दस हैव नो सेविंग। तो इस तरह से उनके पास एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, सरप्लस है ना, सरप्लस में होता है
सरप्लस मीन्स होता है एक्स्ट्रा। क्या होता है? एक्स्ट्रा। वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। और हैव नो सेविंग्स, तो उनके पास कोई सेविंग भी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन व्हाट टर्म्स डिड सविता get a loan from Tejpal Singh? Would Savita condition be different if she could get a loan from the bank at low rate of interest? तो देखिए किस टर्म पे सविता, जो हम लोग पढ़े हैं वीडियो में अभी आगे लेसन चैप्टर वाले में, उसमें जो सविता है वो किस तरह से तेजपाल से लोन लेती है ना, लोन लेती है। फिर वुड सविताज कंडीशन भी डिफरेंट, क्या उसकी कंडीशन जो स्थिति है वो क्या अलग है? इफ़ सी कुड गेट ए लोन फ्रॉम द बैंक एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या वो कम ब्याज पे बैंक से ले ले इससे अच्छा? क्योंकि आपको तो पता ही है बैंक से भी ज़्यादा वो लोग लोन ले रहे थे, हम लोग रीड कर चुके हैं। तो क्या उसकी ऐसी कंडीशन है कि वो बैंक से लोन नहीं ले पा रही है? तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, आपको इसके बारे में लिखना है आपको। तो देखिए इसमें इतना आप लोग लिख सकते हैं, सविता रिक्वायर्स मनी फॉर बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, ठीक है, एंड वाटर फॉर इरीगेशन, इतनी सारी चीज़ों के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है। सी आल्सो नीड मनी फॉर रिपेयरिंग हर फॉर्म इंस्ट्रूमेंट, उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है फॉर्म पे उसको भी रिपेयरिंग के लिए उसको पैसे चाहिए, है ना। फिर सो सी डिसाइड टू बोरो मनी फ्रॉम तेजपाल सिंह, तो तेजपाल सिंह से उधार लेती है। ए लार्ज फार्मर इन हर विलेज, जो कि उसके गाँव का ही बड़ा किसान है। तेजपाल सिंह एग्री टू गिव लोन ऑफ ₹3000 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% फॉर 4 मंथ, 4 मंथ के लिए 24% की रेट से वो 3000 रुपये का लोन पे उसको दे देता है कर्जा, ठीक है। फिर क्या होता है, ही आल्सो गॉट हर टू एग्री टू वर्क ऑन हिज फील्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹35 ए डे, और साथ ही साथ उसने यह भी कहा था कि भाई मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ ₹35 ना, तो तू ना मेरे फॉर्म पे आके काम करेगी, ठीक है। तो इसके लिए भी तैयार करवाया था, तो उसने कहा था हाँ भाई जिसके पास मजबूरी है तो कहेगी, है ना। तो इस तरह के जो है तेजपाल थे। तो नोविंग दैट इज वाट डिफिकल्ट फॉर स्मॉल फार्मर्स लाइक हर सेल्फ टू गेट ए लोन, सी एग्री टू द दिस कंडीशन। देखिए जो है ना टफ कंडीशन, तो वो जो है ना वो बैंक से लोन तो ले सकती है, लेकिन इतनी छोटी जो किसान है, इतनी कुछ छोटी लेबर है वो ना, कि वो बैंक से लोन भी नहीं ले सकती खुद से, ठीक है, खुद से नहीं ले सकती वो लोन। आप लोग को पता है जो छोटे किसान हैं कम पढ़े लिखे हैं वो बेचारों को उतना पता ही नहीं है, और धांधली इतना होता है कि फिर बैंक लोन तो मिलते हैं, मिलने से रहा, है ना। तो इस तरह से वो बेचारी नहीं कर सकती, ठीक है। तो इफ़ सी कुड गेट ए लोन फ्रॉम ए बैंक, यदि बैंक से लोन लेती भी है, देन हर सिचुएशन वुड बी डिफिनेटली हैव बिन डिफरेंट, तो उसकी सिचुएशन जो है डेफिनेटली अलग हो जाएगी भाई, अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सी वुड हैव गॉट ए लोन एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि सबसे पहली बात की जो ब्याज सबसे ज़्यादा ये लोग तेजपाल सिंह या अन्य बड़े लैंडलॉर्ड ले रहे हैं, वो ब्याज में कमी आ जाएगी, उसको कम पैसे पेड करने पड़ेंगे, पहला लाभ ये हो जाएगा। सेकेंडली सी वुड हैव बीन एबल टू फोकस हर इंटायर अटेंशन ऑन हर फॉर्म्स, और उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा इनकम बचेगा वो बेचारी अपने कामों में यूज कर लेगी, है ना, फॉर्म पे। सी वुड आल्सो हैव बीन एबल टू डिवोट मोर टाइम टू द नीड्स ऑफ हर फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली दोज ऑफ हर 3 चिल्ड्रन। तो इस तरह से वो अपने फॉर्म पे भी ध्यान दे पाएगी, अपने फैमिली पे भी ध्यान दे पाएगी, और सबसे ज़्यादा उनके लिए स्पेशली जो कि उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, है ना, अपने फैमिली पे। तो इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं कि भाई किस तरह से सविता की कंडीशन तेजपाल सिंह के साथ है, और बैंक से रेट ले सकती है, तो क्या उसकी जो कंडीशन है वो बदल जाएगी, डिफरेंट होगी? हाँ बिल्कुल बदल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, टॉक टू सम ओल्ड रेजिडेंट इन योर रीजन्स एंड राइट ए शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द चेंजेस इन इरीगेशन एंड चेंजेस इन प्रोडक्शन मेथड्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स। तो आपको इसमें से अपने आसपास के रेजिडेंट्स जो निवासी हैं उनसे बात करनी है, और आपको लिखना है, एक शॉर्ट रिपोर्ट तैयार करनी है कि भाई किस तरह से चेंज हो रही है वहाँ पे इरीगेशन, और किस तरह से प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, कौन से तरीके प्रयोग किए जा रहे हैं, और पूरे कितने 30 ईयर्स के, ठीक है। इसको आप लोग खुद ही हम लोग करेंगे उसको जब हम लोग सर्वे पे निकलेंगे। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन योर रीजन। हमारे गांव में या आपके गांव में या आपके आसपास नॉन फार्म प्रोडक्शन पर किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है अब जगह बना रही हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ विकसित हो रही हैं। मेक ए शॉर्ट लिस्ट, इसका एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करना है आपको, जो कि आप करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर ऑन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैन बी स्टार्टेड इन विलेज। तो क्या किया जा सकता है जब नॉन फार्म प्रोडक्शन वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैन बी स्टार्टेड इन विलेज, गाँव में शुरू हो जाए, तो क्या क्या हो सकता है उस समय। तो इसके लिए हम लोग इसमें इतना लिख सकते हैं कि
3 थिंग्स दैट नीड टू बी डन टू इनकरेज नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन विलेज। 3 मुख्य कारण है भाई, देखो कौन कौन से मेन बात हम लोग भी वीडियो में देख चुके हैं बहुत अच्छे से। क्या है? द गवर्नमेंट शुड सेट अप द स्कीम वेयर बाई लैंडलेस लेबरर्स एंड स्मॉल फार्मर्स आर एबल टू गेट चीप लोन्स टू स्टार्ट स्मॉल इंडिविजुअल कम्युनिटी बिजनेसेस। तो देखिए पहला मेन बात ये है ना कि देखिए गवर्नमेंट को ना कोई स्कीम निकालनी पड़ेगी, है ना, और साथ ही साथ जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस लेबर्स है या स्मॉल फार्मर्स हैं, ये इनके लिए ये एक ऐसी सिस्टम नियम निकालना चाहिए, स्कीम निकालना चाहिए कि इनको सस्ता लोन मिले और ये अपना छोटा सा इंडिविजुअल कम्युनिटी बिजनेस कुछ भी शुरू कर सके, स्टार्टअप कर सके, ऐसा लोन मिलना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सेकेंड क्या लिख सकते हैं हम लोग कि इन एडिशन टू फाइनेंशियल असिस्टेंस द गवर्नमेंट शुड सेट अप द रूरल वर्कशॉप्स टू इनेबल द विलेजर्स टू बिल्ड ऑन देयर स्किल लेवल्स। और साथ ही साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस के द्वारा सरकार को एक रूरल वर्कशॉप जो है सेट करना होगा, जिससे कि वहाँ पे जो विलेजर्स है ना वो वहाँ पे बिल्ड की गई बनाए जाए, वहाँ पे बिल्ड हो वहाँ पे, और उनकी स्किल की जो लेवल्स है ना उनमें बुद्धिमत्ता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्रति या जागरूकता है, तमाम चीज़ों से स्किल डेवलप हो उनके अंदर, वो नई नई चीज़ों को अपने साथ प्रयोग करके अपने बिजनेस को बढ़ा सके। इस तरह से उनके क्या बोलते हैं वर्कशॉप होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग? द गवर्नमेंट शुड आल्सो वर्क टुवार्ड्स इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ विलेज सो दैट द रूरल पार्ट्स ऑफ द इन कंट्री आर वेल कनेक्टेड टू द अर्बन एरियाज। और साथ साथ अर्बन एरिया से हमको गाँव को भी, जैसे कि पालमपुर में आल विद द रोड, तो इस तरह से ये सब चीज़ की भी व्यवस्था हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपकी लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। बाकी के क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, साइंस के लिए आपकी वीडियोस कुछ समय में अपलोड हो जाएंगे। और थैंक यू।